हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए न्यू क्लास लेकर आया दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। कल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है 16 तारीख का, सुबह वाली शिफ्ट का, एक दो दोपहर वाली शिफ्ट का। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए अलग से मैं एक क्लास लाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें से एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी में से पूछा गया था प्रिंटर आउटपुट है कि इनपुट है, और इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट पॉइंटर, ये लैंग्वेज थी क्वेश्चन की। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए थे वहाँ पर। और पावर पॉइंट का जो स्लाइड का एंड है, स्लाइड को एंड करना पड़ता है अगर, तो कौन सा की दबाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, उसकी अलग से मैं क्लास लाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो सुबह वाले शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन थे, और आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वह जो नेटवर्क संबंधित है, उसकी परिभाषा, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का एक आपके लिए एक बोला आया हूँ, परिभाषा लाया हूँ। साथ में क्वेश्चन भी हैं, और फैक्ट बाय फैक्ट वो भी अपन देखेंगे। और उम्मीद है कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि सर मेरा एग्जाम निकल गया है, आपकी थ्योरी में से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, मैंने जो जो पढ़ाया है क्वेश्चन उसी में से आते हैं। मैंने अभी तक जितने ऑब्जेक्ट कराए, जितने कराए हैं, उनमें से क्वेश्चन आए हैं। पूरा एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट के क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं गए हैं। आपने कुछ स्टूडेंट, क्या कम से कम 5-6 स्टूडेंट ने कमेंट किए, पर्सनल मैसेज भी किए, सर मेरा निकल गया है। आप जाकर उनको देख सकते हैं। मैं आपसे कहता था सर आप लोग तैयारी करिए। एक स्टूडेंट की टाइपिंग नहीं निकल पाई है, पर उसके 40 नंबर आए हैं। तो ये सब बातें हैं, इनको अपन बाद में एक क्लास में डिस्कस करेंगे। पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो जाएगा नेटवर्क का। तो नेटवर्क देखते हैं। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह है, ठीक है। नेटवर्क क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पढ़े आप लोग, यहाँ से देखिए, किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारी नेटवर्क की परिभाषा थी कि नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का एक समूह होता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क देखिए, नेटवर्क अगर ऐसा आ जाए कि नेटवर्क क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो देखिए, आपस में जुड़े दो कंप्यूटरों को जाल, आपस में जो नेटवर्क की छोड़े जो जुड़े होते हैं उनका एक जाल को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक दूसरे से संचार स्थापित करना तथा सूचना और संसाधनों को साझा करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता का माध्यम, प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेटवर्क की डेफिनेशन होगी, आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ा दिया है, जितने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करा दिए हैं, फैक्ट करा दिए, क्वेश्चन उसी से बनते हैं। और जिन स्टूडेंट ने रेगुलर क्लास ली होंगी वो पास हुए हैं, और उनके हमारे पास कमेंट भी आए हैं और पर्सनल मैसेज भी आए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखिए, जो स्टूडेंट सीपीसीटी में पास हो गए हैं और जो पास नहीं भी हुए हैं, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी तैयारी रिदम अपना बरकरार रखें, क्योंकि दिसंबर में फिर एग्जाम होगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए सीपीसीटी से जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो पटवारी की हों, चाहे वो हाईकोर्ट की हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हूँ, उन सब की हम लोग क्लासें लेकर आएंगे। आप यहीं से तैयारी करिए, हम आपको यहीं से तैयारी करवाएंगे। पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, सब प्रोवाइड कराएंगे, बस आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। अब नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित कौन कौन से हैं? देखिए, नेटवर्क को स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण हैं हमारे, थोड़ा आपको जूम कर देते हैं, जूम करके हम आपको बताते हैं। तो नेटवर्क को स्थापित करने के लिए कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमको रिपीटर, फिर चाहिए हब, फिर स्विच, फिर राउटर्स, फिर गेटवे, ठीक है। ये हमारी 5 डिवाइस कौन कौन सी हैं? रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे। एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे एक क्वेश्चन बन गया, इनमें से नेटवर्क संबंधी डिवाइस या नेटवर्क संबंधी उपकरण कौन सा है? 4 ऑप्शन दे दिए, प्रिंटर दे दिया, सीपीयू दे दिया, माउस दे दिया, एक दे दिया हब दे दिया ऑप्शन में, या राउटर्स दे दिया। तो इनमें से नेटवर्क संबंधित डिवाइस या जो संबंधित रखता है, सो संबंध है, तो स्विच हो जाएगा, हब हो जाएगा, ये कोई ऑप्शन रख देते, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेटवर्क के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के प्रकार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आप देख रहे होंगे, थोड़ा इसको मैनेज कर लेते हैं साइज को। तो सबसे जो हमारा पहला हो जाएगा वह हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। कई बार मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ, LAN इसका फुल फॉर्म होता है। तो आइए देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क का हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी परिभाषा हो जाएगी, यह एक कंप्यूटर है, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिससे या जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, भवन, ऑफिस,
का एक छोटा सा समूह या हवाई अड्डा आदि के कंप्यूटर नेटवर्क आदि में कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। किस किस में यूज किया जाता है? घर में किया जाता है, ऑफिसों में किया जाता है, भवनों में किया जाता है, एक छोटा सा या हवाई अड्डा आदि में इनको यूज किया जाता है। एक नेटवर्क है, ठीक है, क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क हमारा, ठीक है। LAN आपका क्लियर हो चुका। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए ये सारी क्लासें मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अभी 22 तारीख को फिर एग्जाम है, आज भी एग्जाम है, 22 को फिर एग्जाम है और आने वाले समय में फिर एग्जाम होंगे, तो इसलिए इनकी परिभाषा इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके ये माइंड से सब क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है आप टिक कर दें, ठीक है। इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है दूसरी हेडिंग। तो वाइड एरिया नेटवर्क का कई बार मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता चुका हूँ, WAN, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ चुका हूँ। तो वाइड एरिया का सबसे पहले फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, WAN। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर में आपस किस प्रकार जुड़ी होती है? जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, वे किसके द्वारा जोड़ी जाती हैं? उनकी लाइनें। तो देखिए किसके द्वारा जुड़ी जाती हैं? लीज्ड लाइन। किसके द्वारा जुड़ी जाती हैं? लीज्ड लाइन और स्विच सर्किट। किसके द्वारा? लीज्ड लाइन और स्विच सर्किट के द्वारा जुड़ी जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो एक नेटवर्क, यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश और महादेश में फैला एक नेटवर्क जाल है, ठीक है। इतना हो गया किस किस में? देखिए व्यापक भौगोलिक क्षेत्र यानी बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, देश, सीधा एक देश, विश्व में पूरी फैला है, ठीक है। उसका एक नेटवर्क जो पूरे विश्व में इसके द्वारा चलाया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर का एक उदाहरण पूछे कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क है कौन सी उसमें से लोकल एरिया रख दे, आपको MAN रख दे, WAN रख दे, तो नेटवर्क जो है सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि आप इसका फुल फॉर्म से भी देख सकते हैं, वाइड एरिया यानी बड़ा एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है, इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण। या क्वेश्चन ऐसा भी डाल सकता है एग्जामिनर कि इंटरनेट का उदाहरण कौन सा है? तो इंटरनेट का उदाहरण वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, WAN। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें क्या है? देखते इसमें क्या है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसका सबसे पहले शॉर्ट नेम आप देख रहे होंगे, MAN इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इतना कन्फर्म है। अब देखते हैं आगे क्या है, इसकी आगे परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो आगे की जो इसकी परिभाषा है वो हो जाएगी मैन, ठीक है। मैन दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? LAN को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? LAN को, दो या दो से अधिक LAN को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? ये करता है लोकल एरिया नेटवर्क कार्य करता है, ठीक है। अब इतना पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद जो आगे का पॉइंट हो जाएगा, यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। किसके? शहर की सीमाओं के अंदर, ठीक है। जो शहर में जितनी भी सीमाएं हैं, शहर के अंदर, सिटी के अंदर जितनी भी सीमाएं, उन कंप्यूटरों को एक नेटवर्क होता है, उसका एक जाल होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे है राउटर, स्विच और हब मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। मैंने अभी आपको पांच डिवाइस के नाम बताए थे, हब, राउटर, गेटवे वगैरह। तो इसमें क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किससे मिलकर बना होता है? तो राउटर, स्विच और हब से मिलकर एक MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि MAN किससे मिलकर बना होता है, तो MAN राउटर, स्विच और हब से मिलकर एक MAN का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं एग्जामिनर में। लैंग्वेज चेंज कर करके एग्जामिनर पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत सरल है। अभी का क्वेश्चन बहुत ईजी आया था। अभी का जो पेपर हुआ था सुबह वाली शिफ्ट में, कल का बहुत ईजी था। अभी भी पेपर हो रहा होगा, संडे है, ठीक है, CPCD का। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, डॉस से क्वेश्चन आते हैं। आज आप लोग डॉस की परिभाषा देख लीजिए, डॉस क्या है, ठीक है। डॉस क्या है? तो डॉस देखिए सबसे पहले क्या है डॉस, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले क्या है? डॉस एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। डॉस क्या है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ठीक है। किसी कंप्यूटर के, यहाँ से देखिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये क्लियर हो गया। किसके लिए? कंप्यूटर के जो सरल कार्यों को करने के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर, ठीक है। डोस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आगे देखते हैं इसका पूरा नाम हो जाएगा हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम हो जाएगा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच माध्यम का काम करता है। किसका काम करता है ये? यह
ऑपरेटिंग सिस्टम, उपभोक्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच का मध्य का कार्य करता है। यहाँ से आपकी जो डॉस की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, तभी हम आपके लिए प्रतिदिन एक क्लास लेकर आते हैं। और एक बात और, जिन स्टूडेंट के CPCT क्वालिफाइड हो गए हैं, ठीक है, और जिनके नहीं भी हुए हैं वो बने रहें, उनको आगे दिसंबर में सारा क्लियर हो जाएगा। माने ये सारे यहाँ से नोट्स प्रोवाइड कराने लगेंगे, हम लोग PDF भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, ताकि आपका को तैयारी करने में दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट की CPCT क्वालिफाइड हो गई है, उनके लिए हम लोग आगे की जो तैयारियां हो रही हैं, पटवारी की तैयारी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तैयारी, तो उनकी क्लासें लाएंगे, उनकी टेस्ट सीरीज लाएंगे, उनकी PDF बनाएंगे, यहीं तैयारी कराएंगे। जैसे मैंने आपको CPCT के बारे में जो परिभाषा तौर पर समझा रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे उसकी तैयारी कराएंगे। बस आप लोग सहयोग बनाए रखें और मेरे साथ बने रहें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आप देखिए, आगे है हमारा, आप विशेष कमांडो के प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए कर सकते हैं। डॉस में कुछ विशेष कमांड होती हैं, उनके कार्य में कर सकते हैं। फाइल बनाना या मिटाना, फाइल नामों को बदलना, ये कर सकते हैं। आप स्टोर की गई फाइलों की सूची देख सकते हैं। आप हार्डवेयर को 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो हो गया। इसके बाद देखते हैं, नई फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा, आप हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क को, आप हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क और फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ विशेष इसकी कमांड थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। अब इसके बाद क्या, डॉस के कार्य क्या है, स्वतः कार्य करता है। डॉस के वे कार्य जो डॉस स्वतः करता है, कौन कौन से कार्य करता है डॉस, ये भी देख लीजिए। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। हमारा जो जी है वह हो जाएगा हमारा स्वतः कार्य करने वाला। यह हार्डवेयर जैसे CPU, ठीक है, CPU और मेमोरी को नियंत्रण करता है। डॉस क्या काम करता है, ये हार्ड डिस्क जैसे कि CPU और मेमोरी को नियंत्रित करने का काम करता है। यह वायरस को ढूंढ निकालता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, यह वायरस को ढूंढ निकालता है। तीसरा पॉइंट है, यह विभिन्न प्रोग्रामों में कंप्यूटर का आवंटन करता है। और हमारा फोर्थ हो जाएगा, कंप्यूटर से जुड़े उपकरण यानी कंप्यूटर से जुड़े अन्य उपकरणों को नियंत्रित करता है। और यह कीबोर्ड सूचनाओं को लेता है और उन्हें मॉनिटर पर दिखाता है, ठीक है। क्या करता है, यह कीबोर्ड से सूचनाओं को लेता है और उन्हें मॉनिटर पर दिखाता है। ये हमारे कुछ डॉस के कार्य हो गए थे जो स्वतः रूप से करता था। अच्छा, अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। हमने आपको क्या समझाया, नेटवर्क समझाया, नेटवर्क की परिभाषा समझाई, नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है वो समझा दिए। जो मैंने 5 डिवाइस आपको बताई थी, उनकी भी मैं परिभाषा आने वाली क्लास में लाऊंगा। अभी मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि 22 तारीख के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। डॉस बता दिए, डॉस की परिभाषा बता दी, डॉस के कार्य बता दिए, स्वतः कार्य क्या करता है, कमांड से बताने, ये सारा हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब अच्छा ठीक है, अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं। इतना हो गया, ऊपर वापस चलते हैं। हमारा जो छूटा था, अब देखेंगे क्या, मेमोरी, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। मेमोरी की मैंने एक क्लास ऑलरेडी आपको चार्ट के थ्रू समझा दी थी, पर मैं फिर से यहाँ पर आपको बताऊँगा मेमोरी क्या है। तो देखिए, मेमोरी क्या है, मेमोरी कंप्यूटर का एक बुनियादी घटक है। आप परिभाषा देख रहे होंगे ये वाली, मेमोरी कंप्यूटर का बुनियादी घटक है। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडार क्षेत्र, ठीक है, आंतरिक भंडार क्षेत्र है, ठीक है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी CPU। देखिए, कभी कभी CPU का फुल फॉर्म अगर आ जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन कभी कभी कहाँ पर केंद्रीय वर्ड का भी यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जा सकता है, केंद्रीय वर्ड का यूज किया जा सकता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हिंदी वर्ड है, सेंट्रल इंग्लिश वर्ड है और केंद्रीय हिंदी वर्ड है। तो किसका CPU के लिए उपयोग किया जाता है, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के लिए, इसका प्रोसेसर के लिए इनपुट तथा डाटा निर्देश चाहिए। मेमोरी की संग्रहित करते हैं। परिभाषा क्या है, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का बुनियादी घटक है, एक पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर का आंतरिक भंडार क्षेत्र केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए है, जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है, ठीक है। ये हमारी मेमोरी की डेफिनेशन होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मैंने एक बार चार्ट के थ्रू आपको समझाया भी था, एक बार फिर समझा देता हूँ। तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, यानी हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी और इंग्लिश में बोलते हैं सहायक मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो इसकी परिभाषा दी गई है प्राइमरी मेमोरी की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो प्राथमिक मेमोरी की परिभाषा है हमारी, प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। एक पॉइंट, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, ठीक है। प्राइमरी किसके अंदर रहती है, कंप्यूटर के अंदर रहती है, तथा इसके डेटा और निर्देश CPU द्वारा
तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होते हैं। इसके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं सीपीयू का तीव्र गति से वह उसको प्रोसेस करता है और कार्य करने के द्वारा मुख्य मेमोरी में ही रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक मेमोरी की डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। कंप्यूटर जितना भी कार्य करता है, अगर उसको डाटा चाहिए होता है सीपीयू को, तो जब तक वो डाटा कार्य करने पर वो किस में बना रहता है, तो प्राइमरी मेमोरी में बना रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर से अटैच होती है, ये भी समझ लीजिए। इसके बाद सेकंड हेडिंग है हमारी सहायक मेमोरी। इसे सहायक स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सहायक स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि मुख्य मेमोरी अस्थायी सीमित क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, मुख्य मेमोरी क्या होती है, एक अस्थायी होती है, बिजली चली जाने पर उसका डाटा चला जाता है। आपको कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए द्वितीयक, यहाँ से देखिए, अब कहाँ से, यहाँ से देखिए, इसलिए द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में स्थायी डाटा रूप से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या होता है, बिजली चली जाने पर इसमें डाटा एकत्रित रहता है, डिलीट नहीं होता है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर मेमोरी बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा अभी तक, मेमोरी के ये दो हमने पार्ट्स देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, आप वो भी देख लीजिए, फैक्ट बाय फैक्ट, ये आपको काम आएंगे क्योंकि अभी इनके एग्जाम है, उन्हीं से क्वेश्चन रिलेटेड हैं, न्यू क्वेश्चन है, अभी तक आए नहीं गए हैं, इसलिए आप इनको देख लीजिए। CSMA एक प्रकार का एक्सिट मोड है, इसका पूरा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CSMA क्या है, CSMA क्या है, हमारा एक प्रकार का एक्सिट मोड है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का मोड है। तो देखिए CSMA क्या है, एक प्रकार का मोड है, इसका पूरा नाम देख लेते हैं CSMA का। तो क्या हो जाएगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलियंस डेस्टिन। ठीक है, ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगला फैक्ट देख लेते हैं। इसका अगला फैक्ट क्या है हमारा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं, MS वर्ड में। तो किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं, एडिट मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। फैक्ट हैं, आपको आने चाहिए। उबंटू डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर क्या होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर क्या होता है, तो उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर क्या होता है, जीनोम मीडिया प्लेयर क्या होता है, जीनोम मीडिया प्लेयर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। आवाज़ देखिए, हमारी आवाज़ में धीरे धीरे इसलिए आज बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर आपका एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आप समझिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, पूछिए, मैं आपका उसका आंसर जरूर दूंगा। इसके बाद क्या है, ASPE किसके लिए ज़रूरी है। देखिए ASPE किसके लिए ज़रूरी होता है, तो ASPE एक आधार नंबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक आधार नंबर से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या हैकिंग हमेशा दंडनीय होती है, नहीं। क्या हैकिंग हमेशा दंडनीय होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद लिब्रे ऑफिस यानी लिब्रा ऑफिस में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो लिब्रा ऑफिस में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंट्रोल N का किया जाता है। किसका किया जाता है, कंट्रोल N का इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है। तो फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है, तो फ्लॉपी डिस्क पर मैग्नेटिक कोडिंग की जाती है। क्या की जाती है, मैग्नेटिक कोडिंग की जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले फैक्ट की तरफ। आगे का जो फैक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक कोडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए मैग्नेटिक कोडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो मैकेनिकल स्पॉट होता है। क्या होता है, मैकेनिकल स्पॉट होता है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर देख लीजिए, मैग्नेटिक कोडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो मैकेनिकल स्पॉट होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा, आजकल किस साइज की फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, किया जाता है या इस्तेमाल की जाती है, तो 5.25 इंच और 3.5 इंच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला, जब फ्लॉपी टेक्स्ट में विभाजित की जाती है, जब फ्लॉपी टेक्स्ट में विभाजित हो जाती है, उस टेक्स्ट के सेक्टर में बांटे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वाला देखिए, जब फ्लॉपी टेक्स्ट में विभाजित हो जाती है। ठीक है, किस में विभाजित हो जाती है, टेक्स्ट में फ्लॉपी विभाजित हो जाती है और टेक्स्ट सेक्टर में बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे फॉर्मेट होना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे फॉर्मेट होना कहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर नोट कर रहे हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए, फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होती है। तो फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होती है, बैकअप रखने के लिए और कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए।
क्या क्वेश्चन बनता है, बैकअप रखने के लिए और कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्लॉपी डिस्क का मुख्य कार्य। ठीक है, क्या होता है अब आप समझ गए। कोई क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे फ्लॉपी डिस्क का मुख्य कार्य क्या होता है, तो बैकअप रखने के लिए होता है सबसे पहला पॉइंट, और कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, मैग्नेटिक कोडिंग क्या है। तो मैग्नेटिक कोडिंग क्या है, आयरन ऑक्साइड की रिकॉर्डिंग है। क्या है, आयरन ऑक्साइड की एक रिकॉर्डिंग पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आज आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की इनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना बनती है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, इनको नोट कर लिया करें, या अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, क्योंकि जब आप आराम से कहीं स्थान पर बैठे हो तो अपने मोबाइल में इस चीज़ को पढ़ सकें। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी। कल मैं फिर एक नई क्लास के साथ आऊँगा, और जिन स्टूडेंट के CPCD क्वालिफाइड हो गए हैं वे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही टाइम में हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, जो आपके पटवारी के लिए भी एक क्लास अलग से चलाई जाएगी, और इसके साथ CPCD की जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी और रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी। कुछ टेस्ट सीढ़ियाँ हम लोग प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, काम चल रहा है, बस आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे। ठीक है, और उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।